आज अपन अध्ययन करते हैं बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट व्यवसाय प्रशासन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। अपन ने पिछले वीडियो में प्रबंध की प्रकृति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया था। उसमें पहला अपन ने अध्ययन किया था प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। दूसरा पहलू था प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। आज अपन अध्ययन करेंगे प्रबंध की एक सार्वभौमिक अवधारणा, यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट मानी जाती है। प्रबंध के व्यवस्थित विकास के प्रारंभिक चरणों में ही यह मान लिया गया था कि प्रबंध तथा प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, अर्थात प्रबंध की यह अवधारणा कहती है कि सभी कार्यों में प्रबंध के सिद्धांतों का समान प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। यह अवधारणा मानती है कि सभी संगठनों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, क्लब, छोटे बड़े निजी एवं सरकारी संस्थान तथा सभी प्रबंधकों, चाहे टॉप मैनेजमेंट लेवल हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट लेवल हो या लोअर मैनेजमेंट लेवल हो, सभी में समान प्रकार से प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। सभी प्रबंधकीय कार्यों करने में लगभग समान प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता भी पड़ती है तथा लगभग समान प्रकार के सिद्धांतों को भी अपनाया जाता है। इतना ही नहीं, सभी देशों एवं संस्कृतियों में प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं। इस प्रकार यह प्रबंध की अवधारणा व्यापक अवधारणा मानी गई है। प्रबंध की इस सार्वभौमिकता की अवधारणा के संबंध में कुछ प्रबंध शास्त्री इसके पक्ष में तर्क देते हैं तथा कुछ इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। हेनरी फेयोल एवं एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों ने ही प्रबंध की इस अवधारणा का समर्थन किया है। अपन अध्ययन की दृष्टि से इस अवधारणा को पक्ष में तर्क देना और विपक्ष में तर्क देना दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे समझने में आसानी होगी। सार्वभौमिकता के पक्ष में तर्क या मान्यताएं, जिसमें प्रमुख विद्वान एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, मैकफार्लैंड आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। ये विद्वान इस अवधारणा के निम्न तर्कों एवं मान्यताओं के आधार पर यह स्वीकार करते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक अवधारणा है, अर्थात प्रबंध के जो सिद्धांत हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा और हेनरी फेयोल के द्वारा जो सिद्धांत लागू किए गए थे, उन सभी को अपन प्रबंध के सभी स्तरों, सभी प्रकार के संगठनों में लागू कर सकते हैं। इन पक्ष में तर्क को अपन पॉइंट बेस पे अध्ययन करते हैं और इन विद्वानों ने तर्क दिए हैं वो पॉइंट बेस पे दिए हैं, तो अपन इनका उसी हिसाब से अध्ययन करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहला तर्क, सभी संगठनों में प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। देखिए,
प्रबंध की सार्वभौमिकता का यह पहला तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह बताया गया है कि सभी प्रकार के व्यापारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक संगठनों में प्रबंध के सभी कार्य करने पड़ते हैं। प्रबंध के कार्यों के संबंध में आप लोग जानते होंगे। प्रबंध के कार्यों को अपन डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन निष्कर्ष के रूप में, सारांश के रूप में अपन संक्षेप में बता सकते हैं। प्रबंध का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण। इसके अलावा भी और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, यानी सभी प्रकार के कार्य सभी प्रकार के संगठनों में करने होते हैं। अतः यह कहा जाता है कि सभी संगठनों में प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। तो प्रबंध की सार्वभौमिकता का यह पहला तर्क इस बात पर जोर देता है कि प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं, वह चाहे व्यापारिक हो, औद्योगिक हो, वाणिज्यिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी प्रकार के संगठनों में प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। दूसरा तर्क, सभी प्रबंधक समान कार्य करते हैं। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा यह मानती है कि सभी संगठनों के सभी स्तर के प्रबंधक सभी प्रकार के प्रबंधकीय कार्य करते हैं। सभी स्तरों में प्रबंध के जो लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोग जानते होंगे। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। तो ये तर्क ये कहता है कि चाहे किसी भी स्तर का प्रबंधक हो, चाहे टॉप मैनेजमेंट का हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट का हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट का प्रबंधक हो, सभी को ये प्रबंधकीय कार्य सभी स्तर पर करने होते हैं। तीसरा तर्क है, सभी प्रबंधकीय कार्यों में समान सिद्धांतों का प्रयोग होना। सार्वभौमिकता की यह अवधारणा यह भी कहती है कि सभी प्रबंध के कार्यों में लगभग समान प्रकार के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। चाहे संगठन बड़ा हो, चाहे संगठन छोटा हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, सभी के प्रबंध में समान आधारभूत सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो प्रबंध के जितने भी सिद्धांत है वो सभी संगठनों में लागू होते हैं। ये तीसरा तर्क यह कहता है। चौथा तर्क सार्वभौमिकता के पक्ष में जो है, समान योग्यताओं का उपयोग। सार्वभौमिकता की अवधारणा यह भी मानती है कि सभी प्रबंधकीय पदों पर कार्य करने के लिए लगभग समान प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। ये योग्यताएं प्रमुख रूप से होती है आपकी तकनीकी योग्यताएं, टेक्निकल, मानवीय योग्यताएं, ह्यूमन, सैद्धांतिक योग्यताएं। ये 3 प्रकार की योग्यताएं होते हैं। समान योग्यताओं का उपयोग करना पड़ता है। प्रबंध की सार्वभौमिकता के संबंध में 5वां तर्क है, प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण संभव है या प्रबंधकों का हस्तांतरण किया जा सकता है। यह मान्यता अनुभव सिद्ध है। दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिससे इस मान्यता की पुष्टि हो जाती है। भारत के प्रमुख उद्योगपति JRD टाटा तथा राहुल बजाज भी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने विशाल औद्योगिक साम्राज्य के अध्यक्ष तो रहे ही हैं, वे राजकीय उपक्रमों, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष पद पर भी महत्वपूर्ण कार्य कुशलता से पद संभाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण संभव है या प्रबंधकों का हस्तांतरण किया जा सकता है। छठा, प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष में तर्क है, प्रबंध के शिक्षण एवं प्रशिक्षण। प्रबंध सार्वभौमिक इसलिए भी है कि इसके सिद्धांतों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके सिद्धांत सभी देशों में विश्वविद्यालयों तथा प्रबंध के संस्थाओं में पढ़ाए जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत आप लोग जानते हैं। सबसे पहले परंपरागत प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयो ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसके बाद और सिद्धांत समय समय पर प्रतिपादित होते रहे थे। तो इन 14 सिद्धांतों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी
यूनिवर्सिटीज एवं अन्य संस्थानों में ये किए जाते हैं। अगला तर्क है, सभी देशों में समान प्रबंधकीय कार्य एवं सिद्धांत हैं। ये जो लास्ट तर्क है प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष में, यह कहता है सभी देशों में समान प्रबंधकीय कार्य एवं सिद्धांत हैं। प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा यह भी मानती है कि सभी देशों में प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस अवधारणा यह भी मानती है कि सभी प्रबंध के सिद्धांतों को सभी देशों में लागू किया जा सकता है। चाहे साम्यवादी देश हो, प्रबंध के सिद्धांतों के पालन उन्हें करना पड़ता है, चाहे पूंजीवादी राष्ट्र हो, उन्हें भी प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करना होता है। कुछ विद्वान प्रबंध की सार्वभौमिकता का अवधारणा का विरोध भी करते हैं, जिनमें प्रमुख विद्वान हैं पीटर एफ ड्रकर, अर्नेस्ट डेल, जॉन वुडवार्क आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये विद्वान ये मानते हैं कि प्रबंध की सार्वभौमिकता के अपन नहीं कह सकते। इसके विपक्ष में उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, उनका अध्ययन अपन यहाँ पर करते हैं। पहला विपक्ष में तर्क है, विभिन्न क्षेत्रों में संगठनों की भिन्नताएं। आज अर्थव्यवस्था में अनेक क्षेत्र जैसे सरकारी, निजी, सहकारी, संयुक्त क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग विशेषताएं एवं सीमाएं होती है। इस दृष्टि से कुछ विद्वानों का यह तर्क है कि प्रबंध के सिद्धांतों को भी सभी क्षेत्र के संगठनों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन बता सकते हैं कि निजी क्षेत्र के प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए कुछ भी सुविधाएं, छूटें, पद, सम्मान एवं वित्तीय लाभ दे सकते हैं, किंतु सरकारी क्षेत्र के प्रबंधक सरकारी नियमों एवं नीतियों के कारण ऐसा नहीं कर सकते। अतः प्रबंध की सार्वभौमिकता पर आंच आना स्वाभाविक है। ये बात सत्य है कि निजी क्षेत्र में अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय प्रलोभन, किसी प्रकार का पद, किसी प्रकार का सम्मान वो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में यह सरकारी नीतियों एवं नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। दूसरा तर्क है संगठनों का आकार। व्यवहार में भिन्न भिन्न आकार के संगठन देखने को मिलते हैं। सभी प्रकार के संगठनों के प्रबंधकों में समान प्रकार की योग्यताओं का होना आवश्यक नहीं माना जाता। चौथा है तकनीकी एवं कार्यों की भिन्नता। प्रत्येक संगठन में अपनाई जाने वाली तकनीक भी भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग संगठनों की टेक्निक जो अपनाई जाती है वो अलग अलग होती है और उनको अलग अलग रूप से लागू किया जाता है। अगला विपक्ष में तर्क है अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर में भिन्नताएं। देखिए, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है, विकसित, विकासशील एवं अविकसित। अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर की भिन्नताएं होती है, उनमें सिद्धांतों को एक जैसे रूप में अपनाना भिन्न कठिनाई महसूस होती है। छठा तर्क है सांस्कृतिक भिन्नताएं एवं सीमाएं। इस तर्क में विद्वानों का यह मानना है कि प्रबंध सभी सिद्धांत सभी संस्कृतियों में समान रूप से लागू नहीं होते हैं। इनका मानना है कि प्रबंध के सिद्धांत सांस्कृतिक सीमाओं से बंधे हुए होते हैं। जो सिद्धांत एवं विचारधारा एक देश की संस्कृति में उपयुक्त एवं उपयोगी हो सकते हैं, वे किसी दूसरे देश की संस्कृति में उपयोगी हो, यह अनिवार्य नहीं होता है। हर देश की सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक क्रियाएं अलग अलग होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक देश में वो सिद्धांत लागू हो, उपयोगी हो, दूसरे देश में भी वही सिद्धांत लागू हो, उपयोगी हो। तो ये कुछ तर्क हैं जो प्रबंध की सार्वभौमिकता के विपक्ष में दिए गए हैं। अर्थात इनको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये आलोचनाएं हैं, परंतु निष्कर्ष के रूप में अपन क्या कहेंगे यहाँ पर? निष्कर्ष के रूप में ये अपन बता सकते हैं कि प्रबंध के सभी सिद्धांतों का उपयोग समय, परिस्थितियों, देश की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होता रहता है।
इसी प्रकार प्रबंधकों के कार्यों, उनकी योग्यताएं भी संगठन के आकार, संगठन को प्रभावित करने वाले तत्वों से प्रभावित होती रहती हैं। अतः प्रबंधकों को अपने व्यवहार एवं तकनीकों में समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करते हुए सिद्धांतों का यथावत पालन करते रहना चाहिए। तो यह निष्कर्ष के रूप में अपन कह सकते हैं कि देश की परिस्थिति, संस्कृति एवं काल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांतों का पालन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर करते रहना चाहिए। प्रबंध की सार्वभौमिकता के संबंध में अपन लास्ट में निष्कर्ष के रूप में संक्षेप में यही बात कह सकते हैं कि प्रबंध की सार्वभौमिकता निर्विवाद है। इसके सिद्धांत सभी देशों एवं कार्यों में महत्वपूर्ण होते हैं। सभी कार्यों में प्रबंधकीय कार्य करने अनिवार्य होते हैं तथा सभी प्रबंधकों में प्रबंधकीय गुण भी होने आवश्यक हैं। तो निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं अपन कि प्रबंध के सिद्धांत सभी देशों में संस्कृति, काल एवं परिस्थिति के अनुसार लागू होते हैं। सभी प्रबंधकों को प्रत्येक स्तर पर प्रबंधकीय कार्यों को करने होते हैं। यह प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा आज कंप्लीट होती है। इससे आगे कुछ और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं प्रबंध के संबंध में, वो अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।